नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था भारतीय राजव्यवस्था जो आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए है, और हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। थोड़ा याद दिलवा दूं मैं आपको सिलेबस के विषय में भी, क्योंकि हमने पहला जो चैप्टर था संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, ये सब हमने कर लिया है और हमने शुरू किया था मूल अधिकार। और मैंने आपको ये भी कहा था कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए 4 से 5 क्लासेज अभी इसकी बन सकती हैं। कल के क्लास में हमने अनुच्छेद 12 से लेकर कल तक जो है हमने 15 तक अनुच्छेद हमने पूरे कर लिए थे। आगे अपने 16 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आराम से पूरा वीडियो देखिएगा। बिल्कुल बड़े अच्छे से हमने इसको करवाया है और पूरा सिलेबस समेट लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद में आपको किसी और क्लास को देखने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए हमने पूरा सिलेबस आपको मिले कुछ रहे नहीं, इसलिए हमने हमारे क्लास नोट्स को ही यहाँ पर शेयर किया है। हैंड रिटन क्लास नोट से ही आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि पूरा कंटेंट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है बाकी क्लासेस की तरह आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहेगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट ही हैं जो ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नई क्लासेस लाने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। तो चलिएगा इसी विश्वास के साथ कि इसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी, शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो अभी अपने बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 16 के विषय में। अनुच्छेद 16 15 तक हमने देख लिया था। अभी अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अनुच्छेद 15 के विषय में। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 16 जो है वो संबंधित है लोक नियोजन में अवसर की समता से। आसान भाषा में मैं कहूँ तो ये बात कर रहा है कि सरकारी जो नौकरियां हैं जब वो निकलती हैं तो उनमें सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अब हम बात करें कि ऐसा क्यों कहा गया, तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये देखा होगा कि उच्च पदों पर भारतीयों को अधिकार नहीं दिए जाते थे, बहुत सी समस्याएं थी। और अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 14 से 18। तो 14 से 18 तक जो है वो समता पे आधारित है, यानी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। जहां हम ये 14 में पढ़ा कि जो है कानून के समक्ष सभी समान है, विधि के समक्ष समता की बात करते हैं। 15 में हम भेदभाव निषेध की बात करते हैं। तो 16 में हम ये कहते हैं कि सरकारी नौकरियां जो हैं उसमें सभी को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो कि कोई फार्म नहीं भरवा सके, कोई इसमें लग नहीं सके, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 16 के अंदर, अच्छे से याद रखना। हम यहाँ देखिए अनुच्छेद 16(1) की बात करें तो 16(1) कहता है सभी नागरिकों को। तो यहाँ नागरिकों का मतलब किससे है? भारतीय नागरिकों से संबंधित है, जो भारत के मूल निवासी हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्तियों में, यानी राज्य के अधीन मतलब कौन सी होगी दोस्तों? सरकारी सेवाएं होंगी, चाहे वो राज्य कर्मचारी की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनमें अवसर की क्या मिलेगी? सभी को समानता मिलेगी, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और न केवल नियुक्तियों में मिलना चाहिए, बल्कि हमने ये कहा पदोन्नति जो प्रमोशन हो उनमें भी समान अवसर होना चाहिए। पदच्युति में भी भाई ऐसा नहीं हो कि 10 में से 3 लोगों को किसी या धर्म के आधार पर किसी भी आधार पर पहले पदोन्नति दी जाए, बाकियों को छोड़ दिया जाए, और हटा भी पहले दिया जाए। अवकाश किसी को कम दिए जाए, ज्यादा दिए जाए, किसी को वेतन कम ज्यादा हो, किसी को पेंशन कम ज्यादा हो, इन सभी में भी क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। दोस्तों, हम केवल ये देख लेते हैं कि सरकारी नौकरी में अवसरों ही नहीं, यहाँ बात की गई है प्रमोशन में भी, और जो है आपकी जब नौकरी पूरी होती है रिटायरमेंट की भी, इसके अलावा जो छुट्टियां अवकाश मिलते हैं उनकी भी, वेतन की भी, पेंशन की, सभी में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अब 16(2), जहां 16(1) कहता है कि सभी को नियुक्तियों में समानता मिलनी चाहिए, 16(2) क्या कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर। तो देखिएगा किस किस की बात करें हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जहां 15 में हमने 5 की बात की थी, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता था, लेकिन यहाँ नियुक्तियों की जब बात करें हम तो 7 आधारों पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। यानी धर्म के आधार पर हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, अवसर देने से रोक नहीं सकते, मूलवंश के आधार पर नहीं रोक सकते, जाति के आधार पर, पुरुष महिला के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, इन आधार पर हम राज्य के अधीन नियुक्तियों में कोई भी विभेद नहीं कर सकते। इस आधार पर देखें तो हमारे पास में आधार आगे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और उद्भव, जन्म स्थान और निवास।
तो 15 की तुलना में ये व्यापक हो जाता है, क्योंकि इसमें उद्भव और निवास ये जो दो हैं ये अलग से जोड़ दिए गए हैं। ये 15 में भी थे। 15 में हमने कहा था धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ हमने इसमें 2 और जोड़ दिए, तो 15 की तुलना में ये थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। लेकिन 16 जो है वो किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में हमने कहा कि इनके आधार पर कोई भी भेदभाव सरकारी नौकरियों में नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब ये जो प्रावधान है, हमने कहा जो छूट नहीं दी जा सकती है, इन प्रावधानों की अगर हम बात करें तो ये प्रावधान जो हमारे लिए किए गए हैं वो राज्य के अधीन पदों या राज्य द्वारा प्रदान की गई सरकारी नौकरियों के संबंध में ही है। प्राइवेट सेक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ भी जो है सबको समान अवसर दिया जाएगा। वो चाहे तो अपनी कोई जो योग्यताएं हैं वो अलग से निर्धारित करें कि उन्हें राजस्थान का ही मूल निवासी चाहिए, फला डिस्ट्रिक्ट का ही मूल निवासी चाहिए, किसी धर्म का चाहिए, तो वो अपना उसका है। ये राज्य लागू करता है, तो राज्य जो अपने अधीन पद हैं उन्हीं पर लागू कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं कर सकता। तो जहां हमने देखा 16(1), ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमने बात की 16(2) की, जहां 16(1) ये कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, 16(1) कहता है कि सबको अवसर दिए जाएंगे समान, और 16(2) कहता है कि 7 आधारों पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। जैसे हमने कहा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव, इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हम कहें तो क्या भेदभाव किया जा सकता है? किया तो जा रहा है ना, आरक्षण तो है, तो फिर आरक्षण किस आधार पे दे दिया गया? भेदभाव यानी जो रिजर्वेशन आ गया, कुछ अन्य चीजें, वो किस आधार पे आ गई? तो वो क्या है दोस्तों, वो इनके क्या हो गए? अपवाद हो गए। अपवाद 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6) जो हैं 4 आर्टिकल हैं जो इनके 16(1) और 16(2) के क्या हैं? अपवाद है। जहां 16(1) ये कहता है कि सबको समान अवसर होंगे, 16(2) कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति के आधार पर। वहीं 16(3), 4, 5, 6 में हमें कुछ ऐसे उपबंध मिलते हैं जो इनके क्या हैं? विपरीत हैं, वो जो है भेदभाव की बात कर रही हैं। तो आगे अपने देखिए 16(3) की, तो 16(3) क्या कहता है कि संसद जो है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रही है? संसद है विधि बनाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लोक नियोजन में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। दोस्तों अगर संसद चाहे तो विधि बनाकर, हम कहें भी किसी राज्य के अंदर उसी राज्य के स्थानीय निवासी ही भाग ले सकते हैं, तो संसद ऐसी विधि बना करके कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा निर्माण, ऐसे कानून का निर्माण कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है दोस्तों। राज्य अपने लिए नहीं कर सकता कि राज्य में ही जो है राज्य के कर्मचारी होंगे। तो राज्य है या कोई केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें स्थानीय निवासियों को अगर प्राथमिकता देनी है तो उसके कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल 16(3), इसमें कहा गया है। अब हम 16(4) की बात करें तो 16(4) क्या कहता है? जहां हमने कहा कि जन्म स्थान या मूल निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 16(3) ये कहता है भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कानून कौन बनाएगा? उसके लिए कानून बनाएगी हमारी संसद, चाहे तो ऐसा कर सकती है। अब 16(4) में बात करें तो 16(4) आरक्षण की बात करता है। आरक्षण किस आधार पर? जो अपनी जातिगत आधारित आरक्षण की बात करते हैं उसी की बात कर रहा है। तो सरकारी नौकरी में जहां ये अपवाद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हम ये क्या पढ़ रहे हैं? अपवाद। जहां 16(2) ये कह रहा था जाति, मूल वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें भेदभाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। किसके लिए? वह वर्ग जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। दूसरा, उस वर्ग का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से मैं इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। यहाँ जो अपने बात कर रहे हैं कोई कंट्रोवर्सी यहाँ नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन किसको? ऐसा वर्ग है, कोई भी ऐसा वर्ग है जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर्थिक की बात इसमें नहीं की गई है। पहली बात शैक्षणिक सामाजिक से पिछड़ा हुआ, और दूसरा कि अभी तक राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं ना उसमें उन वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है दोस्तों। अब हम कहें तो ऐसी पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करेगा कौन? हमने यहाँ ये तो कह दिया
कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आरक्षण दे दो। अब हम कहें कि ऐसी जातियों की पहचान करेगा कौन, तो ऐसी जातियों की पहचान करेगा एक आयोग, और उस आयोग को बनाएगा कौन, राष्ट्रपति गठन करेगा उसका, राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा जो पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करेगा। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 340 से। तो 340 भी हमारा संबंधित हो गया और काफी इंपॉर्टेंट हो गया। राष्ट्रपति होता है पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। इस संबंध में 1953 में काका कालेलकर के नेतृत्व में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई हमारी बात कि 1953 के अंदर पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। 1979 की हम बात करें तो जनता पार्टी सरकार द्वारा वीपी मंडल के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो दूसरा ये मंडल आयोग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला तो किसके समय किया गया दोस्तों, काका कालेलकर के नेतृत्व में पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, तब वीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो है बीपी मंडल भी कहते हैं अपने इसको, तो एक द्वितीय वर्ग जो दूसरा पिछड़ा वर्ग है उस आयोग का गठन किया गया। अब इसने कहा कि जाति और वर्ग अलग नहीं है, एक ही है। हमने ये कहा तो जो हमारे संविधान में दिया गया था ना, किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। अब हम कहें भी पिछड़ा वर्ग कौन सा होगा, तो इन्होंने जांच करके ये बताया था कि हमारे यहाँ पर जाति ही क्या है, वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जाति और वर्ग में कोई अंतर नहीं है। तो असल में क्या है, पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में शामिल की जानी चाहिए, ऐसा कहा मंडल आयोग ने। अब मंडल आयोग क्या था, कैसे था, यहाँ क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। पीछे आरपीएससी के ही पेपर में पूछा भी गया था। तो मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको अपने बीपी मंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है पिछड़ी जाति की पहचान करना। इसका उद्देश्य क्या है, पिछड़ी जाति की पहचान करना। तो मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 के अंदर। अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और इस आयोग का उद्देश्य था पिछड़ी जातियों की पहचान करना कि कौन सी जाति यहाँ पर पिछड़ी हुई है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 1980 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, कब की है, इंदिरा गांधी के समय, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था दोस्तों। इसने 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की थी, याद रखिएगा 3743 पिछड़ी जातियां बताई। इसने सिफारिश की कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सारे प्रावधान हम किस में पढ़ रहे हैं, हम मंडल आयोग में पढ़ रहे हैं। 1979 में इसका गठन किया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसका उद्देश्य था पिछड़ी जाति की पहचान करना। इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में दी थी इंदिरा गांधी के समय, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसने 3743 ऐसी पिछड़ी जातियों की पहचान की थी कि जिन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। कितना, 27% आरक्षण इनको दिया जाना चाहिए। अब देखिएगा 1980 का था जब इसने रिपोर्ट दी। इनकी जो सिफारिशें थी उनको लागू नहीं किया गया था। 1990 का समय आता है, उस समय प्रधानमंत्री होते हैं वीपी सिंह, और ये मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं दोस्तों। तो एक तरह से आरक्षण की घोषणा इस समय होती है। तो इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया, वीपी सिंह सरकार के समय में किया गया। 1991 में नरसिम्हा राव द्वारा आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग को, यानी सामान्य वर्ग जो है एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जो सामान्य वर्ग रहा उसको 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 1991 में की गई है। और अब देखिएगा मंडल आयोग ने जब 27% आरक्षण दिया, काफी ज्यादा हो गया, तो इसका विवाद भी बहुत उठा और मंडल आयोग को जो है अदालत में चुनौती मिलनी शुरू हो गई। और पहला वाद जो आता है इंपॉर्टेंट, वो हमारे सामने आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 का। 90 में लागू हुआ है, 92 में इसके ऊपर वाद लग गया, जिसको अपने मंडलवाद के नाम से जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके विषय में, आरक्षण के विषय में जो भी निर्णय दिए उनकी अगर हम बात करें तो उसने कहा कि जो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, जो वैध है, वो बिल्कुल सही है। इसने वैध माना, 27% आरक्षणों को अवैध घोषित नहीं किया है। लेकिन इसने कहा कि जो पिछड़े वर्गों के संपन्न वर्ग हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं,
उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो अब जब हमने ओबीसी की पहचान की थी तो उसमें जाति के आधार पर हमने ये कहा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनका प्रतिनिधित्व नहीं, उनको 27% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन जब हुआ ये कि उसमें देखा गया कि बहुत सारी जातियां ऐसी थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामाजिक रूप से क्या थे, संपन्न वर्ग था। तो कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 27% आरक्षण तो आपका वैध है, लेकिन जो पिछड़े वर्गों में जो संपन्न वर्ग हैं, जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, ऊपर की लेयर में जो आते हैं, उनको हमें आरक्षण के दायरे से बाहर करना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात थी 10% आरक्षण जो दिया गया था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ओबीसी वाला वैध रहा, आर्थिक वाला क्या हो गया, अवैध हो गया। और इन्होंने कहा कि आरक्षण विशेष परिस्थितियों के अलावा, यानी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने कहा एससी, एसटी, ओबीसी या किसी को भी आरक्षण दें तो 50% से आरक्षण हमें ज़्यादा नहीं देना है। कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो हम 50 से ज़्यादा दे सकते हैं, अन्यथा हमें नहीं देना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा कि आरक्षण हमें केवल नियुक्ति में देना है, पदोन्नति में हमें आरक्षण नहीं देना है। ये इंदिरा साहनीवाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं दोस्तों, जो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमें करना है। तो इन्होंने कहा ओबीसी को जो दिया गया 27% वो ठीक है, आर्थिक वाला अवैध है, लेकिन आरक्षण जो दिया जाए वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आरक्षण केवल नियुक्ति में दिया जाना चाहिए, पदोन्नति में नहीं। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। अब आया हमारा 102वां संविधान संशोधन 2018। इस 2018 के संशोधन के द्वारा ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 338B। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति कैसी है, संवैधानिक आयोग है यानी, तो ये एक संवैधानिक आयोग है। वो आयोग जिसका उल्लेख किसी न किसी आर्टिकल में है तो हम उसे संवैधानिक मान लेते हैं। तो अनुच्छेद 338B के अनुसार इसका गठन जो है वो कैसा हो गया, संवैधानिक हो गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इसे संवैधानिक दर्जा है जो 2018 में मिला है। 102वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो पिछड़ी हुई जातियां ना, उनका निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार नहीं करेगी। 102वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा इस प्रावधान को थोड़ा बदला गया। उसमें कहा गया कि पिछड़ी जातियों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। थोड़ा चेंज इसमें, वो पहले केंद्र सरकार था, फिर राज्य सरकारों को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक रामनंदन समिति का गठन किया था दोस्तों, कि क्रीमी लेयर जो हमने कहा ओबीसी में क्रीमी लेयर को नहीं देना है, लेकिन ये क्रीमी लेयर होगा कौन, तो उसके पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बात हो जाती है कि रामनंदन समिति का संबंध किससे है, तो क्रीमी लेयर की पहचान से है, जिसका गठन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1993 में किया गया था। तो 16(3) हमने देखा, 16(4) को भी हमने देखा, 16(4)A। 16(4)A जो है वो 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था ना पहले कि आरक्षण जो दिया जाएगा वो पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा। तो 16(4)A के अंदर जो है वो 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया है दोस्तों। जहां हमने देखिएगा इंदिरा साहनीवाद की जब अपने बात करते हैं, मंडलवाद की जब हम बात करते हैं, इसमें ये कहा गया था कि आरक्षण जो है वो नियुक्ति में दिया जाएगा, पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा। तो 1995 के अंदर 1995 में संविधान संशोधन हुआ, 77वां संविधान संशोधन, उसमें SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया दोस्तों। अब 16(4)B की बात करें, ये 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें बैकलॉग के बारे में कहा गया। बैकलॉग जो आरक्षित पद हैं किसी जाति विशेष के लिए वो उनके ही रहेंगे। कैरी फॉरवर्ड वाले की बात की, जैसे मान लीजिएगा 100 सीटें हैं, 100 में से 10 सीटें आरक्षित है। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर ये 10 भरी नहीं जाती हैं
तो ये पद पर कोई दूसरा नहीं आ सकेगा, सामान्य नहीं आ सकेगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी आगे अगर मान लीजिएगा 100 पद खाली हैं तो 100 में से 10 ये वाले जो कैरी फॉरवर्ड है ना, बैकलॉग की सीटें इसमें ही जुड़ दी जाएंगी, ये आगे ये फॉरवर्ड हो जाएंगी, ये खत्म नहीं होगी। अगर इसमें 10 हैं तो 10 ये मिलकर कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। ये कैरी फॉरवर्ड का रूल जो है वो किसमें जोड़ा गया है, 16(4)(b) में 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 16(5) आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 16(5) राज्य को धर्म के आधार पर विभेद करने की अनुमति देता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब हमने ये कहा 16(2) के अंदर कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन 16(5) ये कहता है धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति दे रहा है। ये कहता है भी कोई भी संस्था ही कैसी है, धार्मिक और सांप्रदायिक है, तो उसके अंदर अधिकारी और कर्मचारी अगर हमें नियुक्त करने हैं तो वो किसी धर्म के लोगों को प्राथमिकता उसकी दी जा सकती है दोस्तों। यानी कोई धर्म विशेष की ही संस्थान है तो उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी हमें नियुक्त करना है तो वो किसी धर्म विशेष का किया जा सकता है दोस्तों। अब हम बात करें अनुच्छेद 16(6) की। 16(6) को 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। और इसमें जो 16(4) में हमने कहा 16(6) में 16(6) को जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कहा क्या गया है उसको देखिएगा। अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित जो वर्ग हैं, 16(4) में जो आर्थिक रूप से दुर्बल 16(4) में जो उल्लेखित वर्ग हैं उनके अलावा आर्थिक रूप से दुर्बल समुदायों को EWS को, इनको इकोनॉमी वीकर जो हैं उनको सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था अभी की गई है। तो EWS जो है वो किसके द्वारा दिया गया है नौकरियों में, 16(6) के द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो ओबीसी का भी देखा हमने आरक्षण और हमने बाकी सबका भी देख लिया है। EWS को भी अब जो है वो आरक्षण दे दिया गया है, सरकारी नौकरियों में 10% दिया गया है दोस्तों। वो कौन से में है, कौन से आर्टिकल में है, वो 16(6) के अंदर दिया गया है दोस्तों। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वैसे भी हमारी रह जाती है दोस्तों। ये देखिएगा कौन सा था हमारा संविधान संशोधन 103 का, कब का है पूछा जाए तो 2019 का ही हमें याद होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि ये जो इकोनॉमी वीकर क्लासेस को जो दिया जा रहा है ना, तो ये आरक्षण जो प्रदान किया जाएगा ये राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। किसकी शक्ति है, राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। तो एक प्रकार से राज्य के विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए घटाया बढ़ाया कुछ भी इसमें किया जा सकता है दोस्तों। अभी नया है 2019 का, अभी तो इसमें कुछ और चेंज भी हो सकते हैं। हम बात करें अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ये बात करता है अस्पृश्यता के उन्मूलन की, ये अस्पृश्यता का अंत करता है दोस्तों। अस्पृश्यता हम किसे कहेंगे दोस्तों, तो अस्पृश्यता का तात्पर्य हम छुआछूत से मान के चलते हैं। छुआछूत मतलब जब हम कहते हैं ना भी हम हमारा धर्म इसको छूने से खराब हो जाएगा, वो वाली बात है दोस्तों। तो राज्य द्वारा सभी प्रकार की अस्पृश्यताओं को समाप्त किया जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा अस्पृश्यता जो है वो क्या है, दंडनीय अपराध है दोस्तों, है ना। हमने हमारी किताबों के पीछे भी पढ़ा होगा कई बार, है ना। अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है दोस्तों ना। ये इस नियोग्यता को लागू करना विधि के अंतर्गत क्या होगा, दंडनीय माना जाएगा। किसी भी रूप में अस्पृश्यता के आचरण को क्या करता है, 17 नंबर अनुच्छेद जो है वो निषिद्ध करने का कार्य करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्ति के विरुद्ध है, दोनों के विरुद्ध ये अधिकार हमें मिलता है। और ये पूर्ण अधिकार है, स्वतः क्रियान्वित, और सबसे बड़ी बात कि इसका कोई अपवाद नहीं है, है ना। ये किसी भी तरह से ये पूर्ण मौलिक अधिकार है। हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये पूर्ण रूप से क्या है, मौलिक अधिकार है। मतलब ये पूर्णतम, इसका कोई अपवाद नहीं है ना, कि किसी भी आधार पर इसका हनन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये स्वतः क्रियान्वित होता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि अस्पृश्यता क्या है, तो संविधान में किसी भी प्रकार से इसको परिभाषित नहीं किया गया है। और इस अनुच्छेद को हम महात्मा गांधी के अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं। जैसा आपको पता होगा हरिजन समुदाय के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया था दोस्तों। अस्पृश्यता संबंधी उन्मूलन के लिए विधि निर्माण की शक्ति जो है अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को प्रदान की गई है। भी अस्पृश्यता होती है तो उसके उन्मूलन के लिए जो विधि या कानून कौन बनाएगी, वैसे भी आपको पता होगा कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास में, तो अनुच्छेद 35 जो है संसद को अधिकार देता है।
और इसी के तहत देखिएगा बने भी हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1970 बनाया भी गया है दोस्तों। ये सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये सारे संसद के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में अनुच्छेद 17 याद रहेगा अस्पृश्यता का है ना, इसका कोई अपवाद वगैरह तो है नहीं, इसको करना ही करना है, ये तो लागू होगा ही होगा। हम बात करें आर्टिकल 18 की। 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। किसके अलावा? विद्या से संबंधित और सेना के अलावा उपाधियों का अंत करता है। देखिएगा ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान जो है संपत्ति के आधार पर पहले किसी समय से जो उपाधियां दी जाती थी और उन उपाधियों से समाज में क्या होती थी? विषमता पैदा होती थी। तो ऐसी सभी उपाधियों का इस अनुच्छेद 18 के द्वारा क्या कर दिया गया है? बिल्कुल पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है ना। जैसे राय बहादुर और इस तरह की संपत्ति के आधार पर देखिएगा दोस्तों जो भी उपाधियां मिलती थी वो उपाधियां अब नहीं चलती हैं, क्योंकि उपाधि एक व्यक्ति से दूसरे को श्रेष्ठ दिखा रही थी, विषमता पैदा करने का कार्य कर रही थी। तो अनुच्छेद 18 में ये बंद किया गया कि उपाधियां आप नहीं ले सकेंगे विद्या और सेना के अलावा। 18(1) क्या कहता है? राज्य सेना से संबंधित जो उपाधि है वो तो ले सकता है, परमवीर चक्र वगैरह। शिक्षा संबंधी उपाधि अगर उसको कोई मिलती है तो उपाधियां ही हैं, डिग्री है, वो तो ले ही सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाधि उसको प्रदान नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 18(1) में है। 18(2) क्या कहता है दोस्तों? 18(2) कहता है कि भारतीय नागरिक विदेशों से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकेगा दोस्तों। हम कहीं भी चलो माना कि भारत में नहीं ले रहे हैं ना, तो अपने क्या करते हैं? उपाधि ले आते हैं, किसी दूसरे देश से ले आएंगे, है ना। पैसे वाला तो कहीं से भी लेकर के आ सकता है, लेकिन हमारे संविधान ने कहा नहीं, बिल्कुल आपके पास में पैसा है तो उसके आधार पे कोई उपाधि नहीं मिलने वाली है, न तो भारत में मिलेगी न कहीं और से आप लेकर के आ सकते हैं। अब 18(3) कहीं पे चलो मान लीजिएगा कोई देश है वो पैसे से नहीं ला रहा है, लेकिन फिर भी कोई देश है उसको सम्मान देना चाहता है, उसको कोई उपाधि देना चाहता है, तो क्या वो ले लेगा? ये ले सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अब देखिएगा किसकी बात करें। 18(3) क्या कहता है? कोई भी विदेशी व्यक्ति है। 18(3) क्या कहता है? भी कोई भी विदेशी व्यक्ति है जो भारत में राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पे है, यानी यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, लाभ के पद पे है, तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यूएस का आदमी है, भारत में किसी लाभ के पद पे, किसी विश्वास के पद पे है, उसको जो है ब्रिटेन वाले कोई उपाधि देना चाहते हैं, तो वो वहां जाकर के ले लेगा क्या? नहीं, उसको हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद में फिर वो वहां से उपाधि ले सकेगा। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ग्रहण कर सकता है। अब 18(4) की हम बात करें तो 18(4) जो है वो ये भी कहता है भी कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी है। अब इसको थोड़ा सा और क्लासिफाइड कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय है चाहे वो विदेशी है। यहाँ तो हमने देखा कि कोई विदेशी लाभ के पद पे वो उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन हमने यहाँ कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय है या विदेशी है, वो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से बाहर कोई पद या पुरस्कार या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यानी भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं करेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ग्रहण करते, तो ये किस पे लागू होता है? उनके लिए लागू होता है जो किन्हीं सार्वजनिक संस्थाओं के लिए काम कर रहा है दोस्तों। सरकारी अधिकारी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रावधान किसके लिए किए गए हैं? केवल राज्य के लिए राज्य के लिए हैं। अगर कोई सार्वजनिक संस्थान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सार्वजनिक संस्थान है तो सार्वजनिक संस्थान लोगों को सम्मान या पुरस्कार या उपाधि प्रदान कर सकता है दोस्तों, है ना। अब हम बात करें, एक केस आता है हमारे यहाँ पर, बालाजी राघवन वाद 1996। ये क्या कहता है देखिएगा। उससे पहले हम बात करें 1954 की, तो 1954 में भारत के अंदर देखिएगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। जब 1977 आया, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उसने इनको बंद करवा दिया और ये कहा कि ये समाज में विषमता पैदा करते हैं। लेकिन 1980 के अंदर जब इंदिरा गांधी सरकार वापस आई तो उन्होंने इन पुरस्कारों को जो है पद्म भूषण को वापस से शुरू करवा दिया दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 1954 में लागू किए गए, 77 के अंदर मोरारजी सरकार ने बंद करवा दिए, 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इनको वापस से शुरू करवा दिया था दोस्तों। तो बालाजी राघवन
वाद जो था बनाम भारत संघवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं पुरस्कारों को चुनौती दी गई थी दोस्तों, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके विषय में जो फैसला सुनाया वो मानने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पुरस्कार मान्य है भाई, ये पुरस्कार तो दिए जा सकते हैं क्योंकि इन पुरस्कारों से समाज में कोई विषमता पैदा ही होती नहीं है। परमवीर चक्र मिलने से, पद्मश्री मिलने से तो ये तो लोगों को मोटिवेट करते हैं, इनमें विषमता कहाँ पैदा हो रही है दोस्तों। ये कोई धन संपत्ति के आधार पर नहीं है, इनकी आर्ट और इनकी उपलब्धियों के आधार पर दी गई है, तो फिर ये तो किया ही जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि उपाधि और पुरस्कार में अंतर है, ये पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं है ना। तो पुराने समय में जीसीआई की उपाधि और कई प्रकार की उपाधियां सरकार के द्वारा दी जाती थी, वो वाली उपाधि नहीं है। ये तो क्या है, ये तो काम करने के बदले उसको दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो उन्होंने कहा भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण ये सभी सम्मान हैं, न कि उपाधियां हैं। तो ये समानता के सिद्धांत के आधार पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल नहीं है दोस्तों। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा कोई भी पुरस्कार प्राप्त करता है वो इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम के पहले या बाद में सार्वजनिक मंच पे नहीं करेगा दोस्तों। जैसे कहीं भारत रत्न से विभूषित फला व्यक्ति आए हैं, है ना, तो ऐसे नामों का प्रयोग वो नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ हमने वापस वही लिखा है ना कि 1954 से भारत में भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, जिसे मोरारजी सरकार ने 77 में बंद किया था, 80 में इंदिरा गांधी सरकार के समय में चालू किया गया था और बालाजी राघवन बाद में जो है इनको चुनौती दी गई थी दोस्तों। अब हम अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात करते हैं, तो क्या ये जो है इनके आधार पर कोई दंड दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता ना, ये केवल एक निर्देश है, आदेशात्मक नहीं है। 18 का अगर उल्लंघन होता है तो किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के अंदर एक व्यक्ति थे एच.वी. कामत, उन्होंने ये सिफारिश की भी अगर उपाधियां ले लेगा तो उसके ऊपर कोई दंड तो देना चाहिए ना। हमने कहा भी ये सारा उपाधियां अब कोई ले आया तो क्या करें, तो अभी तक कोई दंड का प्रावधान तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई 18 का उल्लंघन करता तो उसकी नागरिकता को रद्द कर दो, ऐसी सिफारिश एच.वी. कामत के द्वारा की गई थी। लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता था क्योंकि इसमें कुछ जो है टेक्निकल कमियां रह जाती हैं, तो फिर नहीं हो सकता था। तो ये था अनुच्छेद हमारा 18। तो इस प्रकार से हमने समता का अधिकार जो है वो पूरा कर लिया है, समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको देखें तो अनुच्छेद 14 में क्या था, विधि के समक्ष समता। किसकी बात कर रहे हैं हम, विधि के समक्ष समता। ये भारतीयों पर भी लागू है और विदेशियों पर भी लागू है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो लैंगिक, धार्मिक, सामाजिक समता की बात करता है ना। जब हमने कहा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है किसके लिए, ये केवल भारतीय के लिए है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों में अवसर समानता की बात करता है, ये भी केवल किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। 17 जो है इसमें क्या है दोस्तों, आपको याद होगा, ये अस्पृश्यता को रोकने वाला है, ये सामाजिक समता के लिए ना, समाज में सभी बराबर हैं। और 18 क्या कहता है, राजनीतिक समानता है। इसमें जो बात की गई थी हमारी, वो उपाधियों के अंत की बात की गई है ना, ताकि कोई राजनीतिक रूप से ऊपर नहीं आए, है ना। तो ये समझ गए होंगे, 14 से 18 तक की हमने बात कर ली है। आगे जो हमारा अगला अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। 19, 20, 21 और 22, यानी कि 1, 2, 3 और 4 आर्टिकल के अंदर इसकी बात की गई है। 19 की बात करें तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पहले 7 थी अभी 6 है, संपत्ति वाली हट गई ना, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में है। 20, अनुच्छेद 20 में काफी इंपॉर्टेंट है ये चारों ही। 20 जो है वो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। 21वां जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 22वां जो है गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विषय में हमें संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। ये 4 हैं, याद कीजिएगा। 19 में स्वतंत्रताएं हैं, 20 में दोष सिद्धि है और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, 22 में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित बात की गई है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार है अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। बहुत ही अच्छे से हमने सारे कंटेंट को किया है। फिर भी आपको कुछ लगा हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास आपके लिए है तो उसी अनुसार आपके लिए सुधार भी किया जा सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर आगे के टॉपिक के साथ, और कोशिश रहेगी कुछ नए सब्जेक्ट भी अपने शुरू करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।